लोग आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आप डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यार आज कैमरे से नहीं पढ़, मतलब कैमरा नहीं आएगा, मेरा फेस नहीं आएगा उस तरीके से। क्यों? लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। अब लाइट नहीं आ रही तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती कैमरे की। लेकिन चलो वीडियो बनाते हैं। एक छोटी सी वीडियो होगी, 7-8 मिनट की तक की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं ना। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, तो प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन। तो पहला क्या है, मैंने क्या बोला, मेरी बात समझो। एप्लीकेशन क्या है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसका हमारी डे टू लाइफ में कुछ रोल है कि नहीं है ना? बस फालतू में बन गया नहीं भाई, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला करके थेरेप्यूटिक प्रोटीन। देखो क्या हो रहा है, थेरेप्यूटिक प्रोटीन मतलब कि जो आप प्रोटीन बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद जो जीन पहुंचा है दूसरे के अंदर, वो कुछ बनाएगा प्रोटीन। क्या वो किसी इलाज में काम आ रहा है? मैं बोलूँगा बिल्कुल आ रहा है। एज ऑफ नाउ करीब करीब 30 आपके प्रोटीन्स ऐसे हैं जो आपका इस्तेमाल में आ गए हैं कि हाँ ह्यूमन इसको ले सकते हैं। ठीक है, 500-400 कुछ आपके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, बट अभी वो प्रूफ नहीं हुए हैं, है ना? अभी उनको पूरा हरी झंडी नहीं मिली है। तो 30 बोल सकते हैं, 30 है ना, जो कि यूज़ होते हैं। तो मैं आपको एक समझाता हूँ पहले इंसुलिन के बारे में। ठीक है, तो एक कंपनी है आपकी एली लिली, है ना, 1886 के आसपास की बात है। उन्होंने कुछ करा था। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्या किया था। देखो, किसी इंसान को डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, तो वो क्या करता है गाइस, वो क्या करता है, आपका बाहर से इंसुलिन लेता है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन ख़त्म है। लेकिन जो लोग पहले थे, है ना, 1970 से पहले, उसमें उस टाइम पे क्या हो रहा था, अब वो इंसुलिन ले रहे थे लेकिन पिग की, क्योंकि उनकी इंसुलिन और हमारी इंसुलिन काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट एग्जैक्ट तो नहीं है। वो पिग की इंसुलिन, वो हमारी इंसुलिन अलग होगी, तो एलर्जीज देखने मिल रही थी। बट अब क्या हुआ, इस तरीके से जैसा पढ़ाने वाला हूँ आपको, इससे कुछ चीज़ें चेंज हो गई। देखते हैं कैसे। मैंने बोला आपसे जो आपकी एक्टिव इंसुलिन होती है, एक्टिव इंसुलिन होती है, उसमें होती हैं 2 चेन नंबर ए, चेन नंबर बी। ठीक है, अब जब चेन है, मतलब प्रोटीन की चेन है, तो उससे बनाने वाले जीन भी होंगे। तो इसका जीन का नाम मैंने बोला जीन ए है मेरे पास, इसका जीन बी है। तो दोनों जीन मैंने ह्यूमन से निकाले, है ना, ह्यूमन से निकाले, और वो जीन मैंने एक प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिए। जैसे आप देख रहे हो, ये वाला जीन किसका है, ए चेन का, मतलब जीन ए है ये, और ये वाला जीन किसका है, जीन बी है। और इनको मैंने डाल दिया, प्लाज्मिड को डाल दिया किसके अंदर बताओ, आपका इकोलाई के अंदर। अब इकोलाई के अंदर आ गया, अब क्या बनाएंगे, इकोलाई आप पे ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, क्या बनाएंगे ये जीन, क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो यहाँ पे जीन कौन सा था, ए वाला, कौन सा बनेगा, प्रोटीन ए चेन का। और यहाँ पे क्या है, बी चेन, तो क्या बनेगा, बी चेन बन गया, है ना। तो अब दोनों को मैंने मिला दिया, वापस से ए और बी चेन मिल गई, और क्या बन गया, आपका एक्टिव इंसुलिन बन गया। अब मुझे सोच के बताओ, ये जो बना एक्टिव इंसुलिन जो बना है, क्या ये कोई एलर्जी कॉज करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज कहीं ना कहीं ह्यूमन के जीन से बन रहा है, तो 100% सेफ हो गया। पहले के टाइम पे पिग की इंसुलिन 100% सिमिलर नहीं थी। हाँ, सबसे सिमिलर थी, लेकिन 100% सिमिलर नहीं थी, है ना। तो यार समझ हमको आने लगा कि यार जो आपकी इंसुलिन आज के टाइम पे हम पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही है, और उसकी कोई भी एलर्जी नहीं है। तो आप देख पा रहे हो यार। और ध्यान रखना, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ड्रग है ये इंसुलिन। इसके बाद बहुत सी और आई होंगी, ठीक है, बट ये फर्स्ट याद रखना होता है हम लोगों को, है ना। किस कंपनी लाए, एली लिली, है ना। उसका ब्रांड नेम क्या था, ह्यूमोलिन, है ना, ह्यूमोलिन। तो मेरी बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या बताया। अब आप अपने आसपास इमेजिन करो बिना इंसुलिन के वर्ल्ड, इमेजिन कर पा रहे हो, आर्टिफिशियल। आप बोलोगे यार बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। आजकल इतनी मतलब कॉमन बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटस कि मतलब सबको इंसुलिन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ होती है बहुत लोगों को, तो बिना इसके अगर ये सब ना हुआ होता तो बहुत दिक्कत आ रही होती है ना। तो लेकिन इन्होंने किया और कितना ईज़ कर दिया लाइफ को। चलो आ जाओ। और ऐसा ही क्या बनाया गया, ग्रोथ हार्मोन, कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है, नहीं बन पा रहा, जीन नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आर्टिफिशियली बना देंगे। सेम इस तरीके से ही लगभग, है ना, ग्रोथ हार्मोन, इरेथ्रोपोइटिन, ये बन जाएंगे कैसे, आर्टिफिशियली, कि समझ में हमको आ रहा है। अब आते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन पे। तो वैक्सीन कैसे बनेगी, हेपेटाइटिस बी। अब देखो समझाता हूँ पहले आपको हल्का सा, आ जाओ यहाँ पर आओ। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एंटीजन होंगे,
है ना, एंटीजन होंगे, मतलब एंटीजन होंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ। चलो एग्जांपल लेता हूँ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसका एंटीजन का नाम होता है हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन। क्या नाम होता है? हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन। इसे बनाने वाला कोई जीन होगा, जीन। इस जीन को मैंने लिया और कहाँ लगा दिया बताओ? प्लाज्मिड में। तो ये मेरा प्लाज्मिड है और ये रेड रेड क्या है बताओ? ये क्या है? हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन का जीन। ठीक है, ये बन गया मेरा वेक्टर। क्या बन गया मेरा? वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर बन गया। अब मैंने इसको डाल दिया कहाँ? आपका ईस्ट के अंदर, है ना। तो जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये कहाँ चला गया आपका? किसके अंदर? होस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर। ये अंदर आ गया। चलो वापस से बनाते हैं, ये यहाँ पे अंदर आ गया। अब ये जब डिवाइड करेगा, है ना, रेप्लिकेट करेगा और आपका ट्रांसलेशन करेगा तो बहुत सारे क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये जीन बनाया प्रोटीन। बताओ जीन किसका था? ये सरफेस एंटीजन का। तो कौन सा एंटीजन बनेंगे यहाँ पे? प्रोटीन कौन सा बनेगा? सरफेस एंटीजन बने। तो बहुत सारे क्या बने? एंटीजन बने। और इसी एंटीजन को मैं वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल करूँगा। समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? बस यही है ना। पूरा मतलब प्यूरिफिकेशन वगैरह करेंगे ढंग से, बट मैंने हल्का हल्का आउटरो दिया है। आ जाओ। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, है ना, वैक्सीन, तो आपका इस्तेमाल किया जीन थेरेपी में। तो आपका नॉर्मल जीन को हम रिप्लेस करेंगे म्यूटेशन वाले जीन से, तो आपका जेनेटिक और डिसऑर्डर सही हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी पहली बार करा गया उस बच्ची के अंदर, पढ़ा था सब NCERT का ये, है ना। अब आप देखोगे कि बहुत सारे आपको एंजाइम्स बनाने हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन्स हम अपने पेस पे हम ज़्यादा बनवा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अपनी इंडस्ट्री, अपनी लैब के अनुसार। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ना केवल ह्यूमंस में, बट आप देखोगे यार, आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एनिमल, अलग अलग प्लांट, BT कॉटन वगैरह पढ़ा होगा क्लास 12th में, है ना। तो वो सब चीज़ें बनती हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग में इसका यूज़ है। तो मोटा मोटा आपको आना चाहिए इतना, ये हेडिंग्स पता है आपको। इंसुलिन के बारे में लिखना आना चाहिए बढ़िया तरीके से कि जो जो हुआ है ना। चेन A चेन B अलग है, फिर उनको मैंने प्लाज्मिड में लगाया, प्लाज्मिड को इकोलाई में डाला, इकोलाई ने बनाए प्रोटीन्स, चेन A बनी, चेन B बनी, वापस से डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए, एंड देन आपका एक्टिव इंसुलिन बन गई। ठीक है, ये हो गया। एंड आएगा क्वेश्चन, शॉर्ट नोट आएगा बहुत ज़्यादा, मोर देन इनफ है, इसको एलोबरेट कर देना। बाकी किताब पढ़ो, 2-3 पॉइंट आपको और मिलेंगे। जैसे और कहाँ मिल सकते हैं? लाइक अगर मैं बोलूँ थेरोपेटिक प्रोटीन में ही बताऊँ आपको, ऐसा करो, क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया होता है। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है? मान लो 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो वो कहाँ बनेगा? आर्टिफिशियली। कैसे बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। ठीक है, आपका और भी मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखेंगी आपको। लाइक किसी में वायरल इन्फेक्शन है तो इंटरफेरॉन्स कैसे बनाएंगे हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेगी। आप बात करो हार्मोन्स के अंदर, एक तो ग्रोथ हार्मोन है, बाकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, तो ये भी बना सकते हैं हम लोग आर्टिफिशियली। तो बहुत चीज़ें हैं, मैं लिखी नहीं यहाँ पे, बट एक बार बुक पढ़ लेना इसके हिस्से की, समझ में आ जाएगा। बट इतना भी मोर देन इनफ, एग्जाम आपके हैं, इतना हेडिंग याद रखो, अंदर मतलब इतना भी लिखोगे अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय।